हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन पीडीएफ क्लास में। लेट स्टार्ट। जो है आज वाणिज्य के बारे में आज जो है दिया गया है। आज का 6वें भाग में अपन लेसन पार्ट जो चैप्टर था थर्ड में का आज 6वें भाग पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया गया था कि पंचवर्षीय योजना किस तरह लागू किया जाता है, किस उद्देश्य से लिए किया जाता है। आज जो उसी का आगे अपन देखते हैं कि उसका जो है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बताया गया था मैं नीति के अंतर्गत, है ना। तो आप ध्यान रखे होंगे नीति आयोग के अंतर्गत में जो बताया था उसी का आगे जो पढ़ेंगे आज उद्देश्य। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान देंगे सभी लोग। पहला है राष्ट्रीय उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। मतलब जैसे हम बताया गया उद्देश्य का मतलब यही होता है कि किस प्रकार उस कार्य को अपन करें। जैसे आपको बताया गया है नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना। जैसे हम लोग क्या करना है, जैसे आप देखते हैं चुनाव होता है तो चुनाव के समय एक एजेंडा रहता है कि हम ये करेंगे वे करेंगे, जो भी वहाँ पर लिखा रहता है उसके तहत उस कार्य को कराना या तो अलग से उसका नया योजना बनाना होता है। तो दूसरा देखेंगे सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। जो राज्य जो है विकसित होता है, सशक्त रहता है, वही राष्ट्र का विकास करता है। इस तरह की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। तीसरा है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इससे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। आप लोग देखते हैं यहाँ पर चौथा नंबर देखेंगे आयोग एक सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए उनकी आर्थिक कार्य नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को शामिल किया जाता है। तो आप सब लोग मालूम है बच्चों, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं होता है। इसमें आपको हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा जिन तक आर्थिक प्रगति उचित प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम हो। आप देखते हैं जो गरीब झुग्गी झोपड़ी जैसे हैं उन गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना उनका मेन काम होता है, वही उनका लक्ष्य होता है। रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करेगा और पहल करेगा। साथ ही उन प्रगति और क्षमता की निगरानी करेगा जिन निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्यवर्ती संशोधन सहित नवीन सुधार किया जाता है। मतलब समय समय पर उसमें सुधार करना भी अति आवश्यक होता है। 7वां नंबर देखें महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन देना, है ना। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बताया गया है। और 8वां नंबर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोग समुदाय के लिए ज्ञान नौचर उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाई जाती है। मतलब ये सहयोगों से बनाया जाता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को, तो इसलिए विशेषज्ञों की सलाह लिया जाता है वहाँ पर, है ना, सभी को मालूम है। 9वां नंबर देखेंगे विकास के एजेंडों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करा जाता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर सबको बताया गया है कि आधुनिक कला संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली में अनुसंधान करने के साथ साथ हितधारकों तक जानकारी पहुंचाने में भी मदद करेगा। ये सब आपको मालूम है, सभी को ध्यान देंगे। आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के क्रियान्वयन के सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी की जाएगी ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावना को प्रबल बनाया जा सके। 11वां नंबर के बाद 12वां देखते हैं कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिक उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाता है। 12वां के बाद 13वां देखते हैं राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधि संपादित करना होता है। अब इसके देखेंगे संरचनाएं। नीति आयोग का गठन इस प्रकार होगा। पहला भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, सभी को मालूम यहाँ पर, और गवर्नर काउंसिल में
राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश, जिनका केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, वहाँ के मुख्यमंत्री के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। आपको ध्यान देखना है, मतलब वो जो एजेंडा बनाया जाता है। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित किया जाता है। ये परिषद विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी, मतलब कुछ समय के लिए बनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी और इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल शामिल होगी। इनकी अध्यक्षता जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे। आगे देखेंगे जो है चौथा है, संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों और कार्यरत लोगों विशेष आमंत्रण के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किया जाता है ताकि उनको देख रेख किया जा सके। पांचवा है, पूर्णकालीन संगठनात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के अलावा निम्न होंगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सदस्य पूर्णकालीन होते हैं। यहाँ पर गा नंबर देखिए, अंशकालीन सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संशोधन और संसाधनों और संबंधित संसाधनों से अधिकतम 2 सदस्य पदेन सदस्य अंशकालीन सदस्य बराबरी के आधार पर होंगे। अब आता है उसमें घ नंबर, पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित होंगे जो केंद्र से होता है। यदि बारी के आधार को प्राथमिकता दी जाए तो यह संयुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निम्न निश्चित काल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, सचिवालय आवश्यकता के अनुसार जिस प्रकार जरूरत होता है। तो आज हम आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पर आर्थिक नीति में परिवर्तन। इससे पहले आप पढ़े होंगे, ध्यान देंगे जितना भी है जो है कार्यकाल में जो है नए कार्य के लिए संपादन के लिए किया जाता है। आर्थिक नीति में परिवर्तन 1991 से उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण में देखेंगे। यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के दौरान जब देश की बागडोर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संभाली, उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी व आर्थिक नीति में काफ़ी बदलाव आया, हमने सुना भी है ना। और सार्वजनिक क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन करते हुए उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया तथा इन क्षेत्रों में व्याप्त कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सभी को मालूम होगा, मेरे ख्याल से आप पढ़ते हो, है ना। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी का मानना था कि सार्वजनिक क्षेत्र से ऐसे अनेक क्षेत्रों में फैल गया जहां उनसे नहीं होना चाहिए। इससे हम ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिन्हें निश्चित क्षेत्र वाले नहीं कर सकते। हम निम्न निजी क्षेत्रों के लिए और भी नए क्षेत्र खोलेंगे ताकि स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार कर सके। ये जो था एक नियुक्ति बनाया था यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय ने, जो राजीव गांधी के द्वारा बनाया गया था, जो सबके हितों के लिए योजना होता है। अब यहाँ पर देखते हैं नई आर्थिक नीति एवं उदारीकरण के अंतर्गत भारत के विकास मार्ग में कुल 10 पंचवर्षीय योजना एवं 4 वर्षीय योजना पूरी हो चुकी है। इन 5 दशकों में सफलता से तो अवश्य मिली है, किंतु आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली है। जून 1991 के आसपास देश में गहरा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, मतलब बताया गया था 1991 में बहुत ही देश में गहरा आर्थिक स्थिति संपन्न हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय विकास घटने लगा। इसी बीच सरकार द्वारा जुलाई 1991 में एक नई नीति बनाई जिसके प्रमुख बिंदु यहाँ पर दिया गया है। पहला, नियंत्रित व्यवस्था के स्थान पर उदारीकरण की नीति लागू की गई। सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित कर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया, मतलब निजी सार्वजनिक क्षेत्र था तो निजी क्षेत्र में उसको क्या किया गया, प्रोत्साहन दिया गया। तीसरा है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। उत्पादन की उन्नत तकनीकी विकसित किया गया। कृषि में आधुनिकता लाई गई। प्रचलित व्यापार नीति, मौद्रिक व राजस्व नीति में आवश्यक परिवर्तन कर दिया जाए। 7वां देखेंगे, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया जाए, है ना, इस प्रकार से बोला गया। अब अगला देखते हैं नवीन आर्थिक नीति क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है जुलाई 1991 के पश्चात देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए विभिन्न नीतिगत उपायों और विभिन्न परिवर्तनों का किया जाना ही नवीन आर्थिक नीति है। इसके पश्चात जो था
उदारीकरण और भूमंडलीकरण का तीव्र गति से विस्तार हुआ। अब आगे देखते हैं नवीन आर्थिक नीति के उद्देश्य। 1991 के पश्चात बनाई गई आर्थिक नीति के जो है आपका उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है। पहला देखेंगे पूर्व में प्राप्त लाभों को समायोजित करना, जैसे पहले मिला गया है। दूसरा आर्थिक विकास के दरों को बढ़ाना, उत्पादन की मात्रा स्तर में सुधार करना, उत्पादन में प्रतिस्पर्धा क्षमता का विकसित करना, मतलब एक दूसरे से। पाँचवें नंबर आर्थिक विकास के लिए विश्व के संसाधनों का प्रयोग करना। तो छठवां नंबर विक्रय वृद्धि हेतु विश्व स्तर के बाजार को खोजना। तो इस प्रकार ध्यान देंगे बच्चों। आज जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे, आप बाकी जो है आप अपना देखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। गुड डे बेटा आज के लिए।